बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमती इत्तेहाद ज़ाती नहीं है, अवामी मफाद के लिए ये इत्तेहाद होगा। जबकि वज़ीर आज़म और सदर आरिफ अलवी साहब के दरमियान भी आज एक अहम मुलाकात हुई है। जबकि इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात को पब्लिक करने का हुक्म दिया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, लाहौर जलसे के हवाले से पीटीआई हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। ये जलसा पीटीआई के लिए कितना कारआमद साबित होगा, इसके क्या असरात होंगे हुकूमत पर, और क्या वाकई में सिक्योरिटी खदशात हैं साबिक़ वज़ीर आज़म को? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो आज 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आता नज़र नहीं आ रहा, और वो सियासी इस्तेहकाम आता नज़र नहीं आ रहा, और उसके नतीजे में अब उसकी लातादाद वजूहात हैं। और सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो माशी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहेंगे, और बाकी मामला रहेंगे। अभी सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, यानी जो आप समझें कि मज़ीद ये बढ़ रहा है, अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये तनाव और तलखियाँ और मज़ीद बढ़ रही हैं। और उसके नतीजे में 3-4 ऐसे वाक़यात हैं जिन पे मुल्की सियासत में नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुल्की सियासत की हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि पूरा ख़ित्ता और सब मामला जो है, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे तो नहीं है, लेकिन वो जाते जाते एक अनोखी लॉक लगा गए, और अनोखी लॉक वो लगा गए ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से हमने कल बात की थी, और बाकी इत्तेहादियों के हवाले से बात की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आज लंदन पहुंच गए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमा भी किसी वक्त आज रात में या पहुंच जाएंगे किसी वक्त भी, और फिर उनकी मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ मामलात पे वो परेशान हैं बतौर वज़ीर आज़म, और परेशान इसलिए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहली हुकूमत मरकज़ में है। यानी अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे आप शुरू करें पीपल्स पार्टी के दौर से, शुरू करें आप जरदारी साहब के दौर से, तो जरदारी साहब का दौर है तो उसमें उनके पास मरकज़ है, और उनके पास सिंध है, और साथ उनके पास गिलगित बल्तिस्तान भी है एक वक्त में, और एक वक्त ऐसा कि बलूचिस्तान भी है उनके पास, ठीक है, और फिर उनके पास जो है वो आज़ाद कश्मीर भी आ जाता है। तो मतलब सूबाई। इसी तरह से आप मुस्लिम लीग नवाज की अगर हुकूमत देखें, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जी, ठीक है। ये पहली हुकूमत है जो कि जिसके पास कोई सूबा नहीं है, यानी वो फैजाबाद से शुरू होती है और ये इस्लामाबाद में ख़त्म हो जाती है। बीच में मरी, रावलपिंडी, ये सारा पंजाब का इलाका, दाएं बाएं, ये केपी, यहाँ पर उनकी हुकूमत है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब की। ये अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत है, ठीक है। और यानी और इसके मुकाबले पे जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब के पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, और पंजाब भी है। पंजाब के अंदर भी अनोखी लॉक लगा हुआ है, और सदर भी उनका है, और वो सड़कों पे भी आ गए हुए हैं। देखिए ना, अब अनोखी लॉक लग गया हुआ है ना, इस मौजूदा हुकूमत को चारों तरफ से अनोखी लॉक लगा हुआ है। वे बहुत सारे इत्तेहादी हैं। 174 वोट जो हैं मिले थे शहबाज शरीफ साहब को, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए इकबाल मोहम्मद अली साहब को, उनका इंतकाल हो गया, तो अब 173 वोट हैं, 172 के ऊपर जो है वो
वजीर आजम बनता है, यानी एक वोट इधर उधर हो जाता है तो वो एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम या मुजरिम से महरम जो भी, तो एक वोट के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। अब और सारे मसाइल आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने कि जी इत्तेहादियों को भी काबू करो, ये भी करो, वजारतें भी दो, मईशत भी ठीक करो, ये भी करो, वो भी करो। हमजा शहबाज जो है वो उनको वहां पर अजीब व गरीब किस्म के मामले में वो फंस गए। यानी वजीर आजम है लेकिन वो जाके मुबारकबाद भी देकर आ गए थे अपने बेटे को, लेकिन वो वहां अनोखी लॉक वहां भी पंजाब में लगा दिया हुआ है। और वो इस तरह से लगा हुआ है कि वो एक तो स्पीकर जो हैं, आपको पता हमजा शहबाज, यहां तो जरूरत नहीं पड़ी थी मुनर्रफ अराकीन की कौमी असेंबली में, लेकिन हमजा शहबाज साहब का जब इलेक्शन हुआ था तो वहां मुनर्रफ अराकीन की जरूरत पड़ी थी। और वो 29 हैं या 28 हैं जो भी हैं, तो उनके वोट डले थे तो हमजा शहबाज साहब जो है वो वजीर आला बने थे, मुंतखब हुए थे। लेकिन वहां पर स्पीकर ने दो काम किए। स्पीकर कौन है? परवेज इलाही साहब। उन्होंने एक तो काम ये किया, एक तो वो मद्दे मुकाबिल थे, एक तो वो उन्होंने 29 अराकीन को नाअहल कराने के लिए भेज दिए हाई कोर्ट में या जहां पर भी, और या इलेक्शन कमीशन के इनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि इन्होंने इनहराफ की है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, और ये भी कल अदालत में लगा हुआ है केस, गालिबन कल या परसों, जो जब भी कल ही है गालिबन, कि वो वजीर आजम के नाम लिखा था, चिट्ठी लिखी थी और वो गवर्नर साहब के नाम लिखनी चाहिए थी। तो यह अब एक ऐसी सूरत है, गवर्नमेंट टेक ऑफ नहीं कर पा रही। पूरे ताम जी, जो ताम झाम है। अच्छा, 125 लोग बाहर हैं पार्लियामेंट से, अक्सरियती जमात तो बाहर है ना, पीटीआई तो बाहर है, और जो अंदर मौजूद लोग हैं उनमें से जो मतलब वो किस तरह किसको वजारतें क्या दी जाए, कितने बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो जो बात करने गई है, बज़ाहिर तो ये है कि ठीक है जी मोहसिन दावड़ साहब को लाया जाए। भाई मोहसिन दावड़ साहब के लिए अगर वजारतें नहीं लेनी थी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वजारतें क्यों ली, पहले उनकी बात करनी। तो मोहसिन दावड़ जो है वो एक, आप समझ लें कि मतलब उनके ऊपर बात चल रही है, उनको सामने रखे, लेकिन पीछे मामला दूसरे हैं। और वो ये है कि चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, और सदारत जो है वो जरदारी साहब के पास आनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो अब वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मुझे कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल इमरान खान का जो जलसा होगा लाहौर का, वो बहुत सारी चीज़ों को वाज़े करेगा, और वो कराची और पेशावर के जलसों से गालिबन अभी तक जो अंदाज़ा है वो उनसे बड़ा होने जा रहा है। सही। और उस जलसे के इख्तिताम पे मुशावरत जारी है कि इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ कूच का हुक्म दे दें ईद के फौरन बाद, और दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, अभी मुशावरत है, देखना है कि कल के जलसे में वो क्या ऐलान करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस नहीं आ रहे फिलहाल। इस गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम के अंदर एकदम से जो मामला चला था कि फौरी तौर पे उनका पासपोर्ट, सफारती पासपोर्ट इशू किया जाए और जल्दी, और ये वो, उसमें नवाज शरीफ साहब गालिबन ये सोच रहे हैं कि क्या हालात मुनासिब हैं या नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है, एक वजह तो अदम इस्तेकाम है, दूसरी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ये भी देख रहे हैं कि मैं अगर वापस आता हूं तो शहबाज शरीफ साहब जो 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 पावर का जो जहां से पावर निकलेगी वो तो जाती उम्र से निकलेगी। फिर लोग तो नवाज शरीफ साहब को मानते हैं अपना कायद। उस दिन जब ये मैं पार्लियामेंट में था और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का जब ये इलेक्ट हो रहे थे तो तकरीबन पूरे हॉल में नवाज शरीफ साहब के नारे लग रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब के भी लग रहे थे, नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा थे, और तमाम जो सीट्स थी उनके पीछे बशमुल जरदारी साहब की सीट के पीछे नवाज शरीफ साहब की जो है वो तस्वीर लगा दी गई थी। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, दो बातें नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं। पहली बात तो ये देख रहे हैं कि एक मिनट, ये सदर
का मामला कहां से लेकर आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि सदर को तो हटाया जा ही नहीं सकता। भाई सदर को हटाने के लिए तो 2/3 अक्सरियत दोनों ईमानों की चाहिए। बिल्कुल। और आज जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब और आरिफ अलवी साहब की, वो भी एक डेडलॉक पे ख़त्म हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गालिबन ये चाहते थे, या जो उनकी है कि भाई हम जो चीज़ें भेजें आपकी तरफ तो आप उनको, मतलब सदर के पास 18वीं तरमीम में बहुत से इख्तियार ख़त्म हो गए, लेकिन सदर डिले कर सकते हैं कि भाई 1 मिनट से आप नजर सानी करें इस पर। एक बिल आ गया, जरा दोबारा देखें ना आप। तो अब हुकूमती, मतलब 15 दिन, हफ्ता, 10 दिन दोबारा देखें ना, समरी को जरा दोबारा देखें आप, तो दोबारा भेजेंगे फिर तो उसके बाद वो फाइनल होगी, उससे पहले वो फाइनल। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वही गुजारिश करने के लिए गए थे, तो सदर ने आगे से जवाब ही दिया, मैं तो अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मसला है। लेकिन उनको पता है शहबाज शरीफ साहब को कि ये आगे रौला आरिफ अलवी साहब ने डाला ही डाला, कि मैंने यहाँ से कोई भी चीज़ भेजी आगे, तो मतलब है कि सदर ने करनी है। मगर ये कि एक दफ़ा ऐसा है कि ये शहबाज शरीफ साहब, ये आपने ज़रा कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको ज़रा ठीक करके भेजें मेरे पास। ये फुल स्टॉप की थोड़ी स्पेलिंग की गलती है, ये ज़रा सही कर। देखिए ना, सदर ने भेज दिया, वो वापस शहबाज शरीफ करें, क्या मुसीबत है, इतनी सारी फाइलें गई थी, हो गया नहीं हुआ क्या हुआ। तो वो अब वो भी बात आगे नहीं बनी। देखिए ना, वो भी मामला अटका हुआ अपनी जगह। ये इमरान खान के अनोखी लॉक लगा गए हैं ना वो, जैसे वो एक वो सब्सिडी वाला मसला, वो जो आज मामला जो कल भी डिस्कस हुआ था कि कीमत बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी, नहीं बढ़ाते हैं तो ये होता है, बढ़ा देते हैं तो क्या होता है पब्लिक के अंदर। डॉलर जो है वो, रुपया जो है वो ज़रा तगड़ा होते होते वो फिर धड़म से नीचे जाता नज़र आ रहा है। तो उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो, उन्होंने आज बात की कि इतने जो है ख़जाने में ज़खायर, लेकिन लोग चूँकि यूज टू हो चुके हैं, यही बात हो जब असद उमर साहब ने की थी, यही बात डार साहब ने पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब, ये मतलब चल रहा है। देखिए ना, मतलब 3 किस्म के झूठ होते हैं, एक झूठ, एक बहुत बड़ा झूठ, और एक आज़ाद व शुमार। ठीक है ना, झूठ की 3 किस्में हैं। तो ये आज़ाद व शुमार को भी आप इधर से इधर पलट दें, इधर से इधर पलट दें, जो मर्जी आगे गोरे दसर आके सामने रख दें, पावर पॉइंट पे ऐसे था ऐसे था, ये अल्लाह खैर चल। लेकिन पब्लिक तक क्या, लोगों तक क्या पहुंच रहा है वो लोग जाने। लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं, इतना छोड़ के गए थे तो इतना बजट खसारा था, तो इतना डेफिसिट था, तो इतना ये था, तो उन्होंने कहने भाई रोटी, ये दाल रोटी कितने की मिल रही है बाजार में, उनको तो ये इशू है लोगों का। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो पंजाब के अंदर अब देखें तो एक तो हो गया ये बहरान यहाँ पे जो मरकज में चल रहा है। अब उसमें नवाज शरीफ साहब का जहन पहले दिन से ये था कि इलेक्शंस में जाया जाए, और इलेक्शंस में जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो गैर मकबूल हो गई, गैर मकबूल हुई, जल्दी इलेक्शन करो, यही था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जैसे उनके जो अंदाजा था वो अंदाजा गलत साबित हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने ये अदम एतमाद और ये सारा, ये तो पीपल्स पार्टी का आइडिया था ना, इसमें हट तो गए इमरान खान की जगह से, लेकिन एक गैर मुतवक्को तौर पे वो पहले से कहीं ज्यादा अवाम में मकबूल होके आ गए। और उनका कल का जो जलसा है जिसके बारे में ये है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो दोनों जलसों से बड़ा हो सकता है, अगर बड़ा हो गया तो वो फिर फैसला करेगा कि हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने क्या करना है और नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है। क्या उन्होंने कहना है जान छुड़ाओ और इस वक्त इलेक्शन का ऐलान करो, या ये है कि इमरान खान ने अगर कुछ ये लॉन्ग मार्च वगैरह का ऐलान कर दिया उसके बाद तो भी मसला। और इस दौरान वो सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई बिल आया तो उन्होंने वापस भेज दिया, आया तो फिर वापस भेज दिया, तो शहबाज शरीफ साहब सारी चीजें अच्छा इत्तेहादी। आप देखें ना ऐसा क्या हुआ, भाई जरदारी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं, बिला और टेलीफोन पे बातचीत भी, रब्ता भी होता है नवाज शरीफ साहब से। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बिलावल साहब को वहाँ जाना पड़ा? उसकी वजह पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट भी मांग रही है, सदारत भी चाहती है, और गवर्नर भी चाहती है। ठीक है ना, कि पंजाब में अगर हमजा शहबाज आ गए तो पंजाब में हमें गवर्नर दिया जाए। सिंध के अंदर जो है वो ठीक है, लेकिन मतलब एमक्यूएम को दे सकते हैं, लेकिन ये कि कभी हम भी रख लें, कोई मुजायका तो नहीं है इसमें, एमक्यूएम को वजारत दे देते हैं मरकज में एक और। तो वो एक मामलात कुछ ऐसे हैं जो कि संभल नहीं रहे यहाँ पे। और शहबाज शरीफ साहब जो है उसके अंदर उसमें, यानी अब देखें ना कि ये मामला लंदन में तय हो रहा है, जो मैंने कल भी बात की थी। ये है इमरान खान के अनोखी लॉक।
जो जाते जाते। सर, अच्छा, और हुकूमत के इसमें पास इस वक्त बेहतर ऑप्शन क्या है जिसकी तरफ हुकूमत जा सकती है? देखें हुआ, अब हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो आइन कानून फाइल्स किताबें डेफिसिट कितना है, कितना खसारा हो गया, कितना, वो तो यहाँ लगे हुए हैं ना इस वक्त। वजारत में इत्तेहादी को मनाओ, इधर देखें ना एएनपी उनके अमीर हैदर होती जो हैं वो नहीं है साथ हुकूमत में, वो आए नहीं साथ। अख्तर मेंगल साहब, मैंने कहा ना, एक वो जो इंतकाल हुआ है एमकेएम के रुकने कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली का, उसके बाद तो 173 पे है ना, तो 172 चाहिए, तो 173 वोट हैं टोटल। तो किस कदर वो, कोई एक दिन नाराज हो गया, किसी ने कहा अच्छा वो नाहल हो गए, अगर जो पंजाब असेंबली में है, तो वो अगर नाहल हो जाते हैं जो 28-29 जिन्होंने वोट डाला हमजा शहबाज को, तो हमजा वो नाहल हो गए अगर, तो वो नाहल होने के बाद तो वो दोबारा किस तरह से हमजा शहबाज इलेक्ट होंगे वहां पे? देखिए ना, वो तो नाहल हो गए और उन्होंने कह दिया कि जी आप जरा एतमाद का वोट तो लें ना, या इधर से यहां बहाल होगी हुकूमत इनकी दोबारा, उस्मान बुज़दार साहब की, जब तक सूरज चांद। तो ये मसला ये है कि ये जो इतना बड़ा, यहां तक तो ठीक था कि इमरान खान को भेजो, इमरान खान को भेजो भेजो भेजो, निकालो 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 निकालो, यहां तक तो ठीक था। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट पे आके ये पूरा सिस्टम तो डॉक्टर रुक गया। क्या आपको ये लग रहा है कि जो अभी की इत्तेहाद बनी है, इसको सिर्फ तहरीक अदम एतमाद तक की प्लानिंग थी? ये तहरीक अदम नहीं, उसके बाद नहीं ये कहना बड़ा आसान था कि सबको साथ लेके चलेंगे, उस सबको साथ लेके चलने की बात ही नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो, यानी आप देखें ना कि एक वोट है तो उसको एक मिल गई है। ये सारा जो पहाड़ है ना, ये कंधों पे आ गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब के, इतना उनके इत्तेहादी हैं ना, सूबे में उनके साहबजादे ने अभी तक हलफ उठाया है। अब वो अदालत जा रहे हैं, फिर ये तमाशा दे, वो अदालत जाएंगे, फिर वो अदालत जाएंगे, उनके वालिद मोहतरम वजीर आजम है, बेटा जो है वो अदालतों में जा रहा है, मैं हुकूमत में हूँ, वो स्पीकर कह रहे हैं ये तो है ही नहीं। अच्छा, एक केस वो लग गया नाहली वाला कि लोगों ने नाहल हो जाना है, बहुत से लोगों ने। दूसरा ये लग गया कि वो जनाब उस्मान बुज़दार साहब, अच्छा गवर्नर भी और स्पीकर भी और सदर भी, तो ये सारे, और एडवोकेट जनरल, और ये सारे मामला। तो अब उधर मामला ये है कि वो पंजाब में, और एक रुकने असेंबली अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो शदीद ज़ख्मी उस दिन हुई हैं और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। पुलिस जब एंटर हुई है, मेरा ख्याल है पीटीआई की हैं वो, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और वो वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त, वो वेंटिलेटर पे हैं और कोमा में हैं। ठीक है, वो जो पुलिस दाखिल हुई है और वहाँ पर जो मार धाड़ हुई, तो उनकी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह खैर करे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें बिलावल साहब भी लंदन पहुंच गए। हाँ, वही बात मैंने कर ली कि वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, लेकिन कोई उसमें ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा, ये बात अभी हमें। अच्छा, तो अब बिलावल साहब उस वहां पर ये कर रहे हैं, जरदारी साहब इस्लामाबाद में है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट के ऊपर जरदारी साहब अब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक हद तक तो वो कहेंगे कि भाई चेयरमैन सेनेट भी आप, और ये वो पोस्टें हैं जो सारी ऐसी पोस्टें जहां बैठ के कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये सारी जो पोस्टें हैं, ये पोस्टें अगर पीपल्स पार्टी को दे देते हैं तो फिर मतलब, और अगर नहीं देते तो बिलावल साहब कह के गए हैं कि मैं इत्तेहादी जब तक आप शामिल नहीं करेंगे मोहसिन दावड़ उनको, तो मैं हलफ नहीं उठाऊंगा। वो भी एक बड़ा स्टेटमेंट देके चले गए हैं, यानी एक बोल्ड स्टेटमेंट है ना कि मैं हलफ नहीं उठाऊंगा वजारत खारजा का जब तक ये नहीं हो सकता। हिना रब्बानी खर साहबा ने जो है वो हलफ उठा लिया। और अफगानिस्तान के ऊपर आज मैंने देखा कि मोहम्मद सादिक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो इससे वो क्लैरिटी जो मैं कल सोच रहा था ना कि किस तरह से तालिबान की हुकूमत है तो वजारत खारजा कैसे, तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया इस हवाले से हुआ कि हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफगानिस्तान, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मोहम्मद सादिक साहब। तो मोहम्मद सादिक साहब गालिबन उन जगहों पे जहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मामला वो डील करें, शायद हिना रब्बानी खर साहब बाकी मामला डील करें, लेकिन बिलावल साहब नहीं होंगे तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे रहेगी अंदर? अगर वो तो पीपल्स पार्टी तो आ गई है। तो बहरहाल ये कहते हैं ना हौच पौच हुआ हुआ सारा सिस्टम, ये पूरा का पूरा, दो भी लफ्ज़ इसको दें आप, ये कुछ सर पैर नहीं है, होता है ना कि मतलब ऐसे ही बस पिट स्यापा सा पड़ा हुआ है। और उसमें सारा का सारा लोग ही देख रहे हैं कि इमरान खान ने क्या ऐलान करना है कल। और इमरान खान साहब जो हैं वो खुद तो चले गए, लेकिन जाते तो कह गए इनको नहीं चलने दूंगा। भाई वो ये नारा लगा के गए ना, इनको नहीं चलने दूंगा, और ये तो गए कि गए। और जो है वो जाहिर है कि अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं ना कि जहां पर वो, जब उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं चलने दूंगा,
और वो वाकई सदर भी बैठे हुए हैं, वो गवर्नर भी हैं, वो आईनी उभाम खड़े हो गए, उधर से पिटीशन चली गई, उधर से ये हो गया, उधर से वो हो गया, उधर से सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। मतलब वो पहले कहते हम बाई इलेक्शन करवाएंगे। बाई इलेक्शन कराना आसान है। इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब है कि पीटीआई के नज़दीक वो मुतनाज़ हुआ है। अब जो भी कहें सही है गलत है, जो भी कहें वह पीटीआई के नज़दीक मुतनाज़ हुआ है। तो वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको पहले वो क्या कहते थे बाद में वो छोड़ दें, लेकिन इस वक्त वो मुतनाज़ है इमरान खान साहब के नज़दीक। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारी चीज़ें छोड़ दो, मैं तो अवाम है, अवाम की अदालत, अवाम फैसला करेंगे। और अवाम किसके साथ है? अवामी रेफरेंडम होगा, अवाम फैसला करे, तो अवाम में निकले हुए हैं वो। हुकूमत यहां पर आईनी तौर पर भी और ये जो पब्लिक का प्रेशर है उस पर भी वो हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर पा रही। ये नहीं होता ना कि एक स्मूथ अब तो कहते हैं आगे निकलें, आगे बढ़ें और सब मिलके, वो सब मिलके बढ़े वाला चक्कर अभी तक है नहीं, क्योंकि वो उसमें वो सिस्टम जो है ना वो रुका हुआ है किसी जगह पे। हम इफ्तार इस्माइल साहब वाशिंगटन जाएंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब भी सोच रहे बैठ के क्या एक मिनट मुझे इस वक्त क्या इलेक्शन में जाना चाहिए था, या इस वक्त वो असद उमर कह रहे हैं इतने ज़खायर थे, उन्होंने कहा इतने ज़खायर थे। वो एक मसला ऐसा अटका हुआ है जिसमें, और बाकी वज़रा सारे अपने अपनी जगहों पर जो इत्तेहादी वगैरह हैं वो अपनी जगह बैठ गए हैं, और अभी भी बहुत सारे नाराज़ हैं। और नवाज शरीफ साहब इसमें उन्होंने अपनी आमद को मौखर कर दिया। अच्छा, और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी नहीं होने जा रहा, ठीक है, ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा। वहाँ लंदन जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें ब्रेक थ्रू, बस ये कोशिश है कि ये किसी तरह से ये चले, सिस्टम पूरा सिस्टम चले, लेकिन वो इंतहाई जिसे कहना चाहिए ना कि इंतशार और खल्फिशार और सेटलमेंट नहीं हो पा रही। और इमरान खान का उधर से अवामी जो उनके जलसे शुरू हो गए हैं और फिर उनके ऐलानात और बाकी बातें, तो वो दरमियान में कहीं अटक गया मामला, और ट्रांजिट के अंदर जहाज अटक गया है, ना वो टेक ऑफ हो रहा है। पिछला जहाज जो है वो भी कहीं उसकी भी जो लैंडिंग है वो स्मूथ नहीं थी। अगला जो जहाज है वो पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, उसका स्मूथ टेक ऑफ नहीं हो पा रहा। टर्बुलेंस में फंसे हुए हैं मुसाफिर, बैठे हुए हैं ट्रांजिट लॉन्च में, और उनको समझ नहीं आ रहा कि हर थोड़ी देर के बाद ऐलान हो जाता है कि 2 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। तो ये कुछ ऐसी हुकूमत जो है ना इस तरह से इस वक्त चल रही है। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि बाज़ बातें ऐसी है, जैसे कल मैं देखा, कल शाम को एक ऐलान हुआ कि पीटीए की जानिब से कुछ वक्त है तो मैं ज़रा थोड़ी सी बात करके फिर वापस मुल्की सियासत पे। पीटीए ने ऐलान किया कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो 21 अप्रैल को जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सबमरीन केबल जो है SMW4 वो 2 बजे से लेके 7 बजे तक, रात 2 बजे से लेके रात 2 बजे से सुबह 7 तक, यानी ये जलसे वाला टाइम नहीं है, उस दौरान इंटरनेट की स्पीड जो है स्लो रहेगी। ये जो है ना ये मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेके इसके ऊपर मैं वापस आ जाता हूं कि ये हमारे पास जो हम जो देख रहे हैं ये टीवी पे, हम जो वेबसाइट्स देख रहे हैं, हम जो यूट्यूब घर पे चल रही है, जो व्हाट्सएप चल रहा है, जो लोग ट्विटर पे बैठे हुए हैं, या जो लोग मतलब है कि सारा जो भी सिलसिला है इंटरनेट, तो ये सारा का सारा जो है ये केबल्स हैं, इंटरनेट की केबल्स हैं। और ये समंदर की जो तह है, जो दुनिया में समंदर है, उनकी तह में 1 मिलियन किलोमीटर तवील केबल्स हैं। और दुनिया का 99% जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है इन सबमरीन केबल से। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर किसी ने थोड़ी सी इसकी कोई इंटरेस्टेड हो इसकी डिटेल्स में, तो CSIS की एक रिपोर्ट है, सिक्योरिंग एशियाज सबसी नेटवर्क, US इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। एक तो इसको देखें, ये इस रिपोर्ट को पढ़ें, ये अभी इसी महीने कुछ दिन पहले आई है। और मैं इसको यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ बात, मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 99% जो केबल है, यानी मैं इस तरह से लेना, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरे जो मेरे कोई रिश्तेदार लंदन में है, तो मैं उनसे लंदन कैसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे लंदन कोई तार लगी हुई है बीच में जो बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेट के थ्रू बात कर रहा हूँ। और इंटरनेट का केबल जो है, वो जो इंटरनेट का केबल है वो समंदर के नीचे जा रहा है, समंदर के नीचे केबल बिछा हुआ है, ठीक है। और वो बरतानिया रास्ते में मुख्तलिफ मुल्कों से ये इंटरनेट की का कनेक्शन है। ये कनेक्शन सैटेलाइट नहीं, ये जमीन, ये पानी के नीचे केबल्स हैं, ठीक है। और
उन केबल्स के अंदर ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है, ये बात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ये रिपोर्ट्स क्यों आ गई हैं और बातें सारी क्यों हो गई हैं कि ये जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है ना, ये यूक्रेन की लड़ाई जो है ये पहली गारब लड़ाई है जो डिजिटल, ये आप समझें कि डिजिटल की दुनिया में ये लड़ाई हो रही है। और इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया और वेस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी अपनी जो एप्लीकेशंस थी वो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई तो निकाल ली। उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट बंद करो, ऐसे ही हुआ ना, उन्होंने कहा व्हाट्सएप बंद करो, उन्होंने कहा कि एप्पल को बंद करो, उन्होंने कहा ये गूगल को बंद करो, ये सारे निकल आए। और उस वक्त ये हुआ कि जब वो निकल आए वहां से सारे, तो एलॉन मस्क जो है, एलॉन मस्क वो वहां पे जो कि 26 बिलियन डॉलर्स, 26 बिलियन डॉलर्स का उनके पास जो है वो आप समझें कि उनकी जो वर्थ है वो 26 बिलियन डॉलर्स की है। वो ट्विटर को भी अब खरीदने जा रहे हैं गालिबन, वो उनका ये है कि ट्विटर को भी मैं ले लूँ, और वो मतलब है कि बड़े दुनिया के बड़े बिलियनर्स में से एग्जैक्टली उन्होंने ये किया जनाब कि उन्होंने एलॉन मस्क ने उनका जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक उनका उसमें 1000 के करीब सैटेलाइट्स मौजूद हैं। स्टारलिंक उनका यानी एक तरह से उनकी अपनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, स्पेस एक्स। और उन्होंने इंटरनेट को वहां पर चलने दिया यूक्रेन में, यानी यूक्रेन में इंटरनेट काम करता रहा। और ये जो लड़ाई हो रही है ना यूक्रेन और रशिया वाली, ये डिजिटल लड़ाई इसलिए कि अमेरिका ने सारा बंद कर दिया इंटरनेट, लेकिन यूक्रेन के अंदर इन्होंने इंटरनेट सर्विस को खोला और बाकायदा, यानी इस तरह से हुआ है कि वो जो खंदकों में लोग घुसे हुए हैं वो टेलीफोन लाइन से बात कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ इतना कनेक्शन आ रहा है कि जी वो एसएमएस कर सकें, मैसेज कर दे सकें, इस तरह कर सकें। तो एनीवे वो स्टार लिंक ने इनको सारा प्रोवाइड किया। लेकिन जो यूक्रेन में हुआ है, वो यूक्रेन तो एक मेनलैंड के ऊपर है ना, तो यूक्रेन में तो आपने दे दिया, चले जमीन पोलैंड से कनेक्टेड है और ये सारा है, तो इंटरनेट बंद हो गया। अगर यही काम ताइवान पे हो गया, कल चाइना ने ताइवान पे कर दिया, और ताइवान में जितने इंटरनेट आ रहे हैं अगर वो मैप हम दिखा सकें, जिसमें जो इस रिपोर्ट के अंदर CSIS की रिपोर्ट है उसमें अगर वो मैप हम दिखा सकें, तो आप सबसे पहले तो इसको देखें। सबसे पहले तो आपको अंदाजा होगा कि ये आप देखें, ये आप देखें कि 3 बड़े रूट्स इन्होंने एप्रिकॉट, बिफ्रॉस्ट और एको केबल्स 3 अमेरिका और साउथ चाइना सी के दरमियान बिछाए गए हैं। इनकी लंबाई देखें जरा, देखिए ये हजारों माइल्स तवील समंदर के नीचे इंटरनेट के केबल्स हैं, ठीक है। और इन केबल्स को अगर किसी वक्त चाइना काट दे तो तमाम का तमाम पैसिफिक जो है, ये गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ये रिपोर्ट है इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ें सब, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। तो ताइवान डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ताइवान को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेट, और ताइवान के अंदर फोर्सेस कैसे लड़ेंगी? ये चाइना बहुत सारी खामोशी के साथ दुनिया जो है वो देख रही है, और ये इंटरनेट में ना डिजिटल वॉर है, ये डिजिटल वॉर है जो। अच्छा ये देखें जरा, आप सिर्फ पैसिफिक के अंदर जो केबल बिछे हुए हैं, ये पानियों के नीचे केबल देखें जरा, ये मैप देखें, सिर्फ साउथ चाइना सी के अंदर ये केबल्स हैं इस वक्त, साउथ चाइना सी के अंदर ये केबल हैं। और इसमें कितने केबल आप देखें वो चाइना की लीगल जो उनकी जगह है, कितनी वो 9 डैश लाइन में है, कितने जो है वो मुख्तलिफ आइलैंड्स के अंदर हैं, कितने ये केबल इस तरह जा रहे हैं, दुनिया इस तरह कनेक्टेड है, यानी पानी के नीचे केबल्स हैं। अब मुझे बताएं, किसी वक्त अचानक वो रशिया या कोई मुल्क, वो अभी वोल्केनो फटा था ना, तो जजीरा डिस्कनेक्ट हो गया पूरी दुनिया से, इंटरनेट से, तो अचानक। अच्छा एक तो बात ये, दूसरी मैं एक बात फिर करके फिर ये पॉलिटिक्स पे जरा दोबारा आते हैं वापस। नेटफ्लिक्स, अब आप देखें नेटफ्लिक्स, मतलब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर एक को पता है नेटफ्लिक्स। 1997 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, और 1997 में नेटफ्लिक्स शुरू हुआ, और नेटफ्लिक्स जो है वो 2 वहाँ पे शख्सियात ने इसको स्टार्ट किया, थोड़ी सी उनकी वो थी, इन्वेस्टमेंट थी, और उसके बाद ये हुआ कि इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई, लेकिन इंटरनेट से, सारा इंटरनेट रिलेटेड है ना, आप घर पे देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की फिल्में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो तो सारा का सारा। अब जनाब क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स निकल गया, नेटफ्लिक्स ने कहा कि जी हम बाइकआउट करते हैं रशिया का,
सारी अमेरिका की कंपनियों ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, तो नेटफ्लिक्स ने हम भी करते हैं बाइकआउट। अब नेटफ्लिक्स ने जो बाइकआउट किया, तो अब नेटफ्लिक्स के बाइकआउट करने के बाद दो हमारे सामने खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोग इसको किस तरह से। सबसे पहले तो रशियन टीवी आरटी वो कहता है कि नेटफ्लिक्स लूजेस $40 बिलियन। नेटफ्लिक्स को $40 बिलियन का नुकसान हो गया रशिया से निकलने के बाद। क्यों? क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर से उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स निकल गया, सस्पेंशन अच्छा हो गया। अब उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही निकला वॉल स्ट्रीट जर्नल कि नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस ड्रॉप 32% प्राइस गिर गई स्टॉक मार्केट में नेटफ्लिक्स की। और उसके साथ ही ये आज नेटफ्लिक्स ऐसे गिर गया पूरी दुनिया में। और ऐलान उन्होंने क्या किया है नेटफ्लिक्स से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये खासतौर पे हम पाकिस्तानी और इंडिया और बांग्लादेश और बाकी लोगों के लिए तो खास तौर पे जो है ना, और अरब वर्ल्ड भी डाल लें, लेकिन हमारे यहाँ पे खास तौर पे सबके लिए उन्होंने कहा है कि जी हमने दुनिया में हमारे कई लाख ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमने कैच कर लिए हैं, जो कि पासवर्ड एक आदमी पैसे दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास पासवर्ड्स हैं, उन सबको हम अगले चंद दिनों में ब्लॉक करने जा रहे हैं। सुन लो पाकिस्तानियों, ठीक है, इंडिया में बैठे हो जो इंडिया के लोग भी सुन लें और बांग्लादेश के भी सुन लें, बाकी दुनिया के भी सुन लें। जहां बैठे किसी और का पासवर्ड है सर, वो मेरा होगा, लेकिन जो मेरे पास है वो किसी और का है। अच्छा, बात ये है कि वो सारे उन्होंने कहा हमने सारा, क्योंकि हमने हमारे पूरा डेटा मौजूद है, अभी तक तो हम बैठे हुए थे आराम से, लेकिन ये जो 40 अरब का नुकसान 32% हमारा वो गिर गया सारा। तो एक तो वो इश्तिहार ऐड करने जा रहे हैं बीच में, यानी आप कोई भी प्रोडक्शन देखेंगे तो इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे बीच में, इसका इश्तिहार, ये पान मसाला, ये चाय पियो, ये फलां पियो, ये ढमाकना पियो, ये शुरू करेंगे। और उसके बाद ही वो एक पासवर्ड एक होगा, यानी जिसके पास होगा वही देखेगा फिल्में। तो ये ठुस करके नेटफ्लिक्स, ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ये आपने पाबंदी लगाई रशिया पे और आप खुद ठुस हो गए। अब मुझे बताएं कि लोग क्यों लेंगे? ये बरतानिया में लोगों ने इसको बंद करना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स पागल है, नेटफ्लिक्स दें, इतनी वहां पे पहले महंगाई हुई है यूरोप के कई मुल्कों में, तो नेटफ्लिक्स ऐसे ठुस करके नीचे गिर गया। तो अब इस इंटरकनेक्ट, अच्छा कमिंग बैक, ये है वो इश्यूज जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पता हो कि केबल, आपका इंटरनेट, ये सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कि पाकिस्तान, ये साइबर के दौर में पाकिस्तान तो खुशकिस्मत ममालिक में से एक है कि आपके पास बंदरगाह भी है, आपके पास एक ऊपर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन लैंड लॉक कंट्रीज हैं। बिल्कुल सर। तो वो डिपेंडेंट हैं कि उनका जो इंटरनेट का सिस्टम है वो सब मैरीन के थ्रू, तो वहां तो इंटरनेट नहीं जा सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये साइबर और ये बाकी इश्यूज पे, और ये बड़े लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, यानी इनको आप छोटा इशू ना समझें कि एक्सरसाइज। अच्छा, ताइवान के टीवी ने क्या ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा चाइना ने हमला कर दिया। ये अजीब व गरीब हुआ तमाशा वहां पे। वहां पे ये मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे गार्डियन को, वो ताइवान न्यूज चैनल गलती से खबरें चलना शुरू हो गई। ये गलती देखें कैसी हुई है। ताइवान में बैठे वो कह रहे चाइना की फौज हमारी उस पर उतर गई है, बंदरगाहों पे उतर गई है, चाइना के जहाज उतर गए हैं, उन्होंने यहाँ पे, और उसके बाद वो टिकट चलनी शुरू हो गई, ब्रेकिंग न्यूज हो गई। और अब उन्होंने कुछ देर पहले पूरा ताइवान अलर्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, गलती से वो फिक्शनल न्यूज अलर्ट आ गया, और वहां पर जो है वो जनाब ड्रिल्स हो रही थी, तो उसको उन्होंने खबर के तौर पर चला दिया कि ये तो वाकई हो गया, और फिर माफी मांग ली थोड़ी देर पहले। मेरे कहने का मकसद ये है कि इतनी सेंसिटिव अगर हालात हों दुनिया के, माशी कोई बेल आउट, चाइना शायद कुछ बेल आउट अभी एक आध दिन में बताएंगे श्रीलंका के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं एक डेथ हो गई है, अब वायलेंस शुरू हो गया है वहां पे श्रीलंका में, ठीक है, पुलिस ने मारा है और वहां पे गोली चल गई है वहां पे, वो श्रीलंका। इस पूरे सिनेरियो में ये जो अदम इस्तेकाम पैदा हो गया है पाकिस्तान में, इसको अदम इस्तेकाम सियासी, आईनी, माशी, और ये खत्म होने में अभी नहीं आ रहा, ये बढ़ गया है मजीद सर, और ये बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। यानी किसी को नहीं पता कि कल यहाँ किसकी हुकूमत है, पंजाब में कौन है, भी पंजाब में वजीर आला कौन है किसी को नहीं पता, ये कौन होगा हफ्ते के बाद ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल सर, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी सर, वज़ीर आज़म साहब आज कह रहे हैं कि जो ये हुकूमती इत्तेहाद बनी है ये ज़ाती बुनियादों पर नहीं है, अवामी मफाद के लिए। तो क्या वाकई में अवामी मफाद के लिए ये इत्तेहाद बनाई नहीं, गई अभी है तो हुकूमत की हुकूमत जानिब आपस से? में बन ही नहीं पा रही ना। अभी तो मैंने आपसे कहा कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ये आइनी भी हैं, और साथ ही जो अवामी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जो पब्लिक सड़कों पे है, इस वक्त रोड्स पे है, और वो कह रही है कि, और वैसे भी आप ये देखें ना कि अक्सरियती जमात तो निकल गई है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट में तो और अपोजिशन ही नहीं है। तो ये जो बात है कि जो मुनर्रिफ अरकान को तो बिठाएंगे, उसमें से लीडर चुन लिया जाएगा, ये ऐसी सारी सतही सी बातें हैं जो मुमकिन नहीं है, जो जिनका जिनका कोई यानी कोई सर पैर नहीं है। तो ये कैसे इसमें से निकलते हैं, और असल मामला ये कि वो जाके डायरेक्ट पब्लिक के अंदर चले गए, इमरान खान, और अवाम, पब्लिक, लोग, सारा जोशो खरोश, मतलब है कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना कि उसको हज़ारों का कहा जाए। वो तो बहुत बड़े, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में लोग एक एट वन टाइम उसको देख रहे होते हैं। तो अब ये है कि इस प्रेशर से वो कैसे निकलेंगे। ये जो मैंने बात की थी ना, इसके ऊपर एक ये टेलीग्राफी एक रिपोर्ट है। अगर किसी ने फर्दर ये केबल्स के ऊपर अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि दुनिया भर की कनेक्टिविटी कैसे है, तो ये एक ई बुक की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। उसको टेलीग्राफी को भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। टेलीग्राफी लिखेंगे खाली तो वो उसके बाद वो उसका आ जाएगा, उसकी जो आपके पास वो ई बुक की फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मैप है उसका, मैं उसकी टाइटल अगर हमारे पास होता तो नहीं। एनीवे, तो वो जो है वो अब इसमें इस पूरी सिचुएशन में कमिंग बैक टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आज हम इस बात को यहाँ पे ओवरऑल जायजा लें तो मजमूई तौर पे ये सूरत हाल है कि एक तो पंजाब की हुकूमत जी, पंजाब की हुकूमत शहबाज शरीफ, आपने नोट किया होगा कि हमजा शहबाज थोड़े से ज़रा बैकफुट पे गए हैं पिछले एक दो दिनों में, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल बन गई है। वो उन्होंने कहा मैं इलेक्ट हो गया हूँ, इलेक्ट हुए हैं वो मुनर्रिफ अरकान की मदद से। मुनर्रिफ अरकान के बारे में स्पीकर ने खत लिख दिया है, जो स्पीकर जो है वो परवेज इलाही साहब हैं, और वो खत दूसरा आ गया, गवर्नर भी वहाँ बैठे हुए हैं। अब वो उनसे अपील करते हैं इखलाकी तौर पे, ये आप छोड़ दें, वो कह रहे हैं हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, तो हम तो वहां पर वो हुकूमत फंस गई है। हमजा शहबाज यहाँ पर मरकज के अंदर ये एक बोल्ड बड़ी स्टेटमेंट देके चले गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि मैं अगर इत्तेहादी नहीं आए तो हम हल्फ नहीं उठाऊंगा मैं। तो इत्तेहादी जो हैं वो तो मोहसिन दावड़ और यानी आप देखें ना कि अमीर हैदर होती, अख्तर मेंगल, ये सारे लोग जो हैं, और साथ ही गवर्नर चीफ, चेयरमैन सेनेट, इसके ऊपर तो नवाज शरीफ नहीं मान रहा। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने कहा ना कि वो इस वक्त भी ये चाहते हैं कि ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए। कल का जलसा अगर हो गया बड़ा, और इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि मैं, जो कि सोच विचार हो रहा है, बहुत पहले मैंने बात की थी कि शायद वो इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च का ऐलान कर दें, तो वो बात अभी डिस्कस हो रही है, उसके इम्कानात मौजूद। अगर वो ऐलान कर देते हैं तो मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी स्टेबिलिटी है, और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब, पंजाब भी उनका, केपी भी उनका, ठीक है, और सदर भी उनका, और इमरान खान सड़कों पे हैं। तो और मैं जाने से पहले इलान उमर साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं, तो मैं उनको एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस की रुकन है, और ये मुसलमान है, और ये 2019 में पहली 2 मुसलमान खवातीन अमेरिका में जो कांग्रेस तक पहुंची, उनमें से ये एक हैं। 39 ईयर्स इनकी एज है। आज इनकी इमरान खान साहब से भी, और प्रेसिडेंट से भी, और शहबाज शरीफ साहब से भी सबसे मुलाकात हुई। दीदा उदल फरशेरा, ये सोमालिया में इनकी पैदाइश हुई थी 1982 में, और ये वहाँ पर ये 8 साल की थी जब सिविल वॉर के नतीजे में इन्होंने इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। ये कीनिया आई, और कीनिया में 4 साल तक पनाह गुज़ीर कैंप में रही अपनी फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद ये अमेरिका आई, और अमेरिका में आने के बाद इन्होंने वहाँ पे तालीम हासिल की। फिर ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस है 2 मामलात पे। एक तो ये इसराइल में इनकी एंट्री बंद है, क्योंकि ये मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके जो हैं उनके लिए आवाज़ उठाती हैं बहुत ज़्यादा, और इसराइली लॉबी इनके पीछे लगी हुई है। और फिर ये इंडिया में इनको नापसंद किया जाता है, क्योंकि ये कश्मीर और इंडिया में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, उस पर बहुत इनकी लाउड वॉइस है।
ठीक। तो ये पाकिस्तान आई हैं और ये आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगी, LOC तक जाएंगी और फिर ये लाहौर जाएंगी उसके बाद। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनको दीद अब्दुल फर्श। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।